सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। साहित्य भाषाओं और संस्कृतियों को परस्पर जोड़ने का काम करता रहा है। भारत तो भाषाओं की विविधता का देश है। भारत में सैकड़ों नहीं हजारों भाषाएं हजारों वर्षों से फलती फूलती रही है। साहित्य इन सब भाषाओं को जोड़ता है, अनेकता के बीच एकता का संधान करता है, उस एकता में फिर विविधताएं आपादित करता है, उपजाता है। विश्व को ही साहित्य जोड़ता है, विश्व की भाषाओं को जोड़ता है। भाषाओं में परस्पर संवाद साहित्य से संभव हो सकता है, साहित्यों में परस्पर संवाद हो सकता है। भाषा के माध्यम से साहित्यों में परस्पर अंतःसंबंध और संवाद तीन तरह से हो सकता है। एक ही रचनाकार की एक कालखंड में एक से अधिक भाषाओं में लिखी हुई रचनाओं में परस्पर संवाद, यह बहुत रुचिकर विषय है, रोचक विषय है अध्ययन का, कि एक कवि की रचनाएं यदि कई हैं तो उनमें आपस में क्या संवाद है और क्या उनमें वैमत्य भी है, विसंवाद भी है। विचारों का विकास होकर के पहले के कहे हुए से विपरीत कुछ कहता है रचनाकार। कालिदास के 7 काव्य हैं, ऋतुसंहार और मेघदूत खंड काव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव महाकाव्य हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटक हैं। इन तीनों को अच्छी तरह से पढ़ें तो एक सूत्रता लगती है इन तीनों में। इन 7 को अगर पढ़ें तो एक सूत्रता लगती है इन 7 में, और एक माला इन 7 की बनती है, ऐसा लगता है। उत्तरोत्तर विकास भी इनमें, चेतना का विकास, विचारों का विकास, भावों का विकास, अभिव्यक्ति का विकास, और परस्पर एक पथ, एक सूत्रता। यह भी एक, हम यह कह सकते हैं कि ये 7 मिलकर के महावाक्य बनाते हैं। महावाक्य का यही लक्षण हमारे यहाँ किया गया है, वाक्योच्चयो महावाक्यम। और मैंने उसमें यह जोड़ा है कि पुरुषार्थ प्रवर्तक सहस्रों वाक्यों का समूह महावाक्य हो सकता है, शताधिक वाक्यों का समूह भी हो सकता है, लेकिन सब में एकान्विति, एक सूत्रता हो, इस तरह की एक सूत्रता बन जाती है। कालिदास में, महान रचनाकारों के अनेक काव्यों में परस्पर इस प्रकार की एक सूत्रता बन जाती है। यह एक साहित्यों में संवाद का प्रकार है। 2 या 2 से अधिक रचनाकारों की रचनाओं में परस्पर संवाद हो सकता है। दोनों की रचनाएं अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई हो सकती हैं, उन भाषाओं में परस्पर संवाद है, इसलिए उन दोनों रचनाकारों के साहित्यों में संवाद हो सकता है, और विभिन्न भाषाओं की साहित्यिक परंपराओं में संवाद हो सकता है। यह बड़ा संवाद का प्रकार है कि साहित्य की परंपराएं परस्पर संवाद करती हैं, वे संस्कृति में संवाद रचती हैं। भक्तिकाल के साहित्य की परंपराएं संवाद करती हैं, हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य की परंपराएं, तमिल के भक्तिकालीन साहित्य की परंपराओं से संवाद उनका बैठता है। काव्यशास्त्र के आचार्यों में आनंदवर्धन ने साहित्यों के संवाद पर विस्तार से विचार किया है, और इसकी कई कोटियां भी उन्होंने प्रतिपादित की हैं। वे कहते हैं कि साहित्यों में संवाद हो सकता है, 2 रचनाकारों में संवाद हो सकता है। यह आशय नहीं इसका लिया जाना चाहिए कि दोनों में एक रूपता है। यदि रचनाकार मेधावी हैं तो संवाद करते हुए वे नया कुछ संवाद में गढ़ते हैं, जोड़ते हैं। इस दृष्टि से 3 प्रकार के संवाद आनंदवर्धन ने बताए। प्रतिबिंबवत
आलेख्याकारवत और तुल्य देहीवत। प्रतिबिंबवत जो संवाद है उसमें कोई नौसिखिया कवि अपने से पहले के किसी बड़े कवि की रचना की कार्बन कॉपी करता है, फोटो कॉपी सी कर देता है। यह निकृष्ट श्रेणी का संवाद है, नकल करना उसकी, इसको तुच्छात्म कहा है आनंदवर्धन ने। तुच्छ है यह तो। प्रतिबिंबवत संवाद भी बहुत उत्तम नहीं है, पर यह कैमरा कॉपी की तरह हुआ करता है, किसी वस्तु की हूबहू छवि उकेर देना। पेंटिंग में पोर्ट्रेट बनाते हैं तो जैसा वह दिखता है ठीक वैसा का वैसा ही हम बनाते हैं, एकदम यथार्थ। या दूसरे प्रकार का संवाद है, किसी पिछली रचना को उससे मिलती जुलती रचना हम बिल्कुल वैसी बना देते हैं। और एक तीसरा प्रकार है जो कि तुल्य देही तुल्य या तुल्य देहीवत कहा है, कि शरीर देह मिलते जुलते हैं पर आत्माएं, मन, चेतना भिन्न भिन्न होती है दो व्यक्तियों की। जुड़वा भाइयों के भी स्वभाव बहुत अलग अलग हो सकते हैं, प्रकृति भिन्न भिन्न हो सकती है। उसी प्रकार से दो रचनाओं में एक से ढांचा, आकार, बाहरी विधा का लिया गया है, लेकिन प्राण उसमें नए फूंके हैं रचनाकार ने। यह उत्तम प्रकार का संवाद है, इसको आनंदवर्धन ने अनन्यात्म कहा है। और सप्राण संवाद यह हुआ करता है, अनन्यात्म नहीं। तुल्य देही तुल्य या तुल्य देहीवत जो संवाद हुआ करता है, इसको प्रसिद्धात्म कहा है आनंदवर्धन ने, क्योंकि इसमें आत्मा है। आत्मा इसकी अपनी प्रतिष्ठित होती है। आत्मा यदि स्वप्रतिष्ठ है रचना में, तो बाहर बाहर आकृतियों का अनुकरण करती हुई भी रचना अपनी आभा अलग ही बिखेरती है। पूर्ववर्ती रचना की छायाएं अपनी झिलमिलाहट से उसके सौंदर्य को और भी चमका देती हैं। तब नई रचना में पुनरुक्ति प्रतीत नहीं होती। जैसे चंद्रमा की कांति से सुंदरी का मुख और भी चमक उठता है, चिर पुरातन होकर चिर नवीन हो जाता है किसी वस्तु का सौंदर्य। आनंदवर्धन कहते हैं कि पूर्व स्थिति अनुयायिता हो सकती है, पूर्व छायाएं हो सकती हैं, बंधक छायाएं हो सकती हैं। छाया जो शेड्स पड़ती हैं, कुछ प्रभाव पिछली रचना के दूसरी छाया में बाद की रचना में उभरते हैं, उनको उनके लिए कई प्रकार की शब्दावली आनंदवर्धन उनको परिभाषित करते हुए लाते हैं। ये बड़ा सुंदर विवेचन आनंदवर्धन का है। और राजशेखर इसमें कुछ और जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि किसी वस्तु का वर्णन करते हुए नया कवि पुराने काव्यों से उसके वर्णनों में से कुछ छायाएं ले लेता है, तो उससे काव्य में नयापन बना रहता है, क्योंकि दृष्टि कला तो नए कवि की होती है। इस दृष्टि से साहित्य की तीन कोटियां बताते हैं राजशेखर। अन्य योनि, जिसका मूल स्रोत पता नहीं चलता है, ऐसी कल्पना है कि कहाँ पहले आई है कह नहीं सकते। निन्नुत योनि, जिसका स्रोत छिपा हुआ है, स्रोत तो है लेकिन अन्य योनि जिसका स्रोत पता लगाया जा सकता है, और निन्नुत योनि जिसका स्रोत छिपा रहता है, और अयोनि जिसकी उद्भावना इतनी नई है, अकल्पनीय है पहले रही, कि वह सर्वथा कवि की अपनी मौलिक उद्भावना हो सकती है। ये तीन प्रकार के राजशेखर ने काव्य बताए। उसमें अन्य योनि के उन्होंने प्रतिबिंब कल्प और आलेख्य प्रख्य दो प्रकार किए। और तुल्य देही तुल्य और परपुर प्रवेश सदृश, ये जो पहला निर्नुत योनि है, उसके उन्होंने दो प्रकार किए। तुल्य देही तुल्य तो आनंदवर्धन ने भी बताया था, लेकिन परपुर प्रवेश सदृश संवाद ये राजशेखर ने इसमें जोड़ा। हम किसी शहर में घूमकर आते हैं और अपना उस शहर की संरचना बनावट देखकर अपना शहर नया बसाते हैं, अपना बगीचा लगाते हैं। यह परपुर प्रवेश सदृश संवाद है, या पुरकाया को भी कहते हैं। पिछली रचना, पहले की रचना
के ढांचे में अपनी आत्मा प्रविष्ट कराता है और उसको देख करके आता है, फिर अपनी रचना में रचता है नए सिरे से कुछ। इस प्रकार के संवाद होते रहे हैं। आज के इस वक्तव्य में गाहा सत्सई की गाथाएं, किस प्रकार से कालिदास, अमरुक, बिहारी और हिंदी के दूसरे कवियों में विशेष रूप से पद्माकर में छायाएं संक्रांत करती हैं, और किस तरह से ये सब कवि एक सूत्र में बंध जाते हैं, एक माला भारतीय साहित्य की बना लेते हैं, इस पर बात करेंगे। एक सूत्र में गुथना अपनी निजता को खोना नहीं है, यह तो उस एक सूत्र के साथ रहकर अपनी विलक्षणता का भी निर्वाह है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाओं में रचना की अपनी खूबियां हैं, उन भाषाओं के कवियों के अपने स्वभाव भी हैं। दूसरी भाषा का कवि अन्य भाषा की रचना से कुछ लेता है, अंग्रेजी के साहित्य से हिंदी के साहित्यकार लेते हैं, प्रभावित होते हैं। सहकार और अंतःक्रियाएं होती हैं साहित्यों में। गाहा सत्सई प्रथम शताब्दी ईस्वी में तैयार किया गया प्राकृत की गाथाओं का सुंदर संकलन है। 2000 साल पहले लगभग तैयार किया गया। भारतीय भाषाओं के साहित्य में, मुक्तक काव्य में, कई भाषाओं के साहित्य में गाहा सत्सई ने अपनी छवियां अंकित की हैं, चाहे वे कहीं प्रतिबिंब कल्प हों, कहीं तुल्य देहि तुल्य हों, कहीं परपूर प्रवेश सदृश हों। कालिदास के संबंध में कहना कठिन है कि गाहा सत्सई के पहले उन्होंने अपनी सब रचनाएं लिखी या गाहा सत्सई के बाद वे हुए। जो कालिदास को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मानते हैं, उनके अनुसार तो गाहा सत्सई बाद की है। जो कालिदास को गुप्त काल में मानते हैं, उनके अनुसार कालिदास गाहा सत्सई से बाद में अपनी रचना कर रहे हैं। मेघदूत में यक्ष के मुंह से कालिदास ने कहलवाया, स्नेहान आहु किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते तो भोगादिष्टे वस्तुन्युपचित रसाः प्रेम राशि भवंती। लोग कहते हैं कि स्नेह विरह में ध्वस्त होता चला जाता है, प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो धीरे धीरे प्रेम भी छींचता चला जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, यक्ष कहता है। फिर कहता है कि नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं है। यदि सच्चा प्रेम है तो इष्टे वस्तुनि उपचित रसाः प्रेम राशि भवंती। इष्ट वस्तु में उपचित रस वाला होकर के प्रेम राशि राशि संचित हो जाता है। जो इष्ट है, प्रिय है, उसमें स्नेह के तार ऐसे और जुड़ते चले जाते हैं कि भीतर संचित होता चला जाता है प्रेम, प्रेम की राशि संचित हो जाती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि गाहा सत्सई की एक गाथा की यह प्रतिक्रिया है, कालिदास का यह कथन, वो सारा का सारा मेघदूत ही गाहा सत्सई के प्रति कालिदास का एक प्रतिसाद या एक रिस्पॉन्स है। यह संभव है कि गाहा सत्सई में तो गाथाएं संकलित की गई हैं, उसके कवि हाल से पहले के भी हो सकते हैं। हाल जो सातवाहन राजा थे, उन्होंने गाथाएं संकलित की हैं। वो सारे कवि उनके समकालीन ही हों या आवश्यक नहीं है, पहले के हो सकते हैं। समय की दृष्टि से बहुत अधिक अंतर नहीं है, 50-100 साल का अंतर है। तो कालिदास से कुछ पहले का यह कवि रहा हो, कालिदास को इस गाथा का ज्ञान हो सकता है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हों। गाहा सत्सई की गाथा है, अदंसणेण पुत्त सुठ विण नेहाणुबंध घड़ियाई हत उच पाणी आई कालेण गलंति पेमाई। इसमें सुंदर उपमा दी गई है। कोई दूती है, धात्री माता या धाय है, जो लापरवाह प्रेमी को समझाती है। वो कई दिनों से प्रेमिका से मिला नहीं है, मिलने नहीं आया है, उपेक्षा कर रहा है कि वो तो हमारी है ही है, क्या बार बार मिलना।
ये जो धाय या दूती है उसको समझाती है कि हे पुत्रक, हे बेटा, अदंसणेन अदर्शनेन नेहानुबंध घड़ियाई, नेह के अनुबंध जो घटित हुए हैं वे हत उच्च पाणी आई, काले न गलंती पेमाई। चुल्लू में भरा हुआ पानी जैसे बूंद बूंद करके निकल जाए तो रीता चुल्लू रह जाता है, उस तरह से यदि नहीं मिले प्रेमिका से तो चुल्लू में भरे पानी की तरह प्रेम रीत करके चला जाएगा, खाली हाथ रह जाओगे, वह फिर तुमको छोड़ देगी, ऐसा कहते हैं। आपाततः तो लगता है कि कालिदास इससे ठीक विपरीत बात कह रहे हैं और प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं कि ये जो कहा कि नहीं मिलोगे जुलोगे और दूर रहोगे तो प्रेम खत्म होता चला जाएगा। कालिदास कहते हैं कि जो विरह में है, नहीं मिल पा रहे हैं, उनका प्रेम खत्म नहीं होता है, शीशता नहीं है, वह तो इष्टे वस्तुनि उपचित रसाह प्रेम राशि भवंती, प्रेम के राशि राशि भीतर एकत्र होते चले जाते हैं, रस उसका चिंतन करके अपने प्रिय का और भी बढ़ता चला जाता है, अद्वैत हो जाता है। अमरुक तो इसी के कवि हैं कि विरह में चिंतन करते करते सब जगह वही वही दिखाई पड़ती है, कहते हैं कि क्या अद्वैत यह है, भीतर केवल वही शेष रह गई है प्रिया ही। ऐसा एक प्रेम का यह भी स्वरूप है, एक प्रेम का यह भी स्वरूप है कि मिलते जुलते रहा करो। कालिदास कहते हैं कि दुर्भाग्य ने यदि अलग कर दिया है और नहीं मिल पा रहे हैं तो सच्चा प्रेम है तो वह तो चिरंतन काल तक बना रहेगा। यह कालिदास इस गाथा के प्रति एक तरह से प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं, असहमति भी प्रकट कर रहे हैं, पर वास्तव में असहमति नहीं है, उसके भीतर अंतरंग सहमति है। कालिदास यही कह रहे हैं कि वो अलग तरह का प्रेम होता है जो कि नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से तो छीज जाता है। सच्चा प्रेम तो गाह सत्सई में धात्री जिस प्रेम की बात कर रही है वो इसी तरह का प्रेम है कि वह चुल्लू में लिए हुए पानी की तरह है, उसको अंजुरी भर के पी लो और आनंदित हो जाओ उतनी ही देर, तो खत्म होगा ही, चाहे मिले चाहे ना मिले। यह तो धाय माता का कर्तव्य है, दूती का कर्तव्य है कि वो नायिका मिलना चाह रही है तो बुलाने के लिए आती है। दोनों ही तरह के प्रेम, कुछ छिछला उथला सा प्रेम, कुछ ऐसा प्रेम जो कि भीतर संचित रहता है और कभी चुकने को नहीं आता है, बढ़ता ही रहता है, यदि विरह भी हो तब भी। कालिदास ने तो प्राकृत और अपभ्रंश में गाथाएं लिखी। कालिदास से संवाद खूब किया बाद के कवियों ने, और संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाओं और आधुनिक भारतीय भाषाओं की कविताओं में हजारों सालों से संवादों की परंपरा रही है। और प्राकृत साहित्य से संस्कृत का, संस्कृत साहित्य से प्राकृत का जो संवाद चलता रहा वह भी अप्रतिम है। दोनों तरफ से दुतरफा संवाद हुआ है, क्योंकि वज्जालग्न जो 12वीं शताब्दी का प्राकृत गाथाओं का संकलन है, उसकी गाथाओं पर अमरुख कवि का असर साफ देखा जा सकता है। बाद के जो प्राकृत कवि हैं उनकी कविता पर कालिदास का असर देखा जा सकता है। गाह, सत्सई, अमरुक और पद्माकर, इन तीनों कवियों में बड़ा गहरा संवाद हम देख सकते हैं। पद्माकर तो बहुत बाद के कवि हैं, 18वीं शताब्दी के। अमरुक 7वीं शताब्दी के महान कवि, जटिल अनुभूतियों का, प्रेम में जटिल अनुभूतियां, प्रेमी और प्रेमिका के बीच तनाव, दाम्पत्य जीवन के उतार चढ़ाव, विरह, उसका चित्रण जो उन्होंने किया है वह अनुपम चितेरे वे प्रेम के हैं। और गाह सत्सई से उन्होंने कुछ अभिप्राय लिए हैं। गाह सत्सई की एक गाथा में विरहिणी प्रवास पर गए पति की राह देखती है, उसके स्वागत में आंखों के कमल बिछाती रहती है और वक्षस्थल को ही मंगल कलश बनाकर द्वार पर खड़ी हुई है, प्रतीक्षा कर रही है।
रत्थापहिण्णुप्पला तुमम सा पडिच्छये एंतम दार नहीं एई दो ही भी मंगल कल से ही थणे ही। रथ्या या गली में टकटकी बांधकर ताकती हुई तुम्हारी राह वह निहारती रहती है, राह देखती रहती है कि तुम आ रहे हो, आ रहे हो। द्वार पर ही मंगल कलश की तरह उसने अपने वक्षोज टिका रखे हैं। किसी के स्वागत के लिए कलश लाया जाता है। यह कल्पना गाहा सत्सई का कवि करता है। अमरुख इसे और भी सुंदर भावपूर्ण दृश्य बनाते हैं, गूंथते हैं इससे। यह एक तरह से परपूर प्रवेश सदृश संवाद है कि वे इस के ऊपर ऊपर के ढांचे को लेते हैं और फिर अपना एक शहर जैसा अपना एक विन्यास स्वयं का इसको देते हैं। वे पूरा दृश्य ही बदल देते हैं। यहाँ तो प्रतीक्षा कर रही है द्वार पर खड़ी नायिका। अमरुख की कविता में लौट आया है, आ गया सामने। विरहिणी ने नील कमलों से नहीं, चितवन से ही लंबी बंधनवार उसके लिए तान दी। कुंद और मालती के फूलों के गुच्छों से नहीं, मुस्कानों के पुष्पस्तबक उसे अर्पित कर दिए। घड़े के पानी से नहीं, अपने तन से बह चले पसीने के पानी से ही उसे अर्घ्य दे दिया। बहुत सुंदर उन्होंने, अमरुख ने केवल थोड़ा सा अभिप्राय भर लिया है, सूत्र लिया है और उसको बहुत चमका करके बड़ा बना दिया। आवश्यक नहीं है कि गाहा सत्सई की गाथा से ही लिया हो, क्योंकि चली आ रही हैं परंपराओं में इस तरह की उक्तियां। और किसी कवि की हो सकती है, संस्कृत कवि की हो सकती है, लेकिन ये उक्ति तो पुरानी उस तरह की है। प्रतीक्षा करती है द्वार पर खड़ी नायिका, आंखों के ही कमल बिछा देती है और वक्षस्थल टिकाए हुए दरवाजे पर वही मंगल कलश हो गया है। ऐसी उक्ति और भी कहीं हो सकती है, लेकिन अमरुख ने जो फिर कह दिया, इसको अलग तरह से कह दिया। उनका अंदाजे बयां जो है, कहने का तरीका सलीका जो है। दीर्घा वंदन मालिका विरचिता दृष्टैव नेन्दीवरैः पुष्पाणां प्रकरः स्मितेन रचितो नोकुंद जात्यादिभिः दत्तः स्वेदमुचा पयोधर भरेणार्घ्यं न कुंभाम्भसा स्वैरेवाव यवैः प्रियस्य विशतस्तन्व्याः कृतं मंगलम। अपने शरीर के एक एक पोर से घर में प्रवेश करते हुए प्रवासी प्रिय जब घर में लौट करके प्रवेश कर रहा है तो उसके स्वागत के लिए शरीर के एक एक पोर को समर्पित कर दिया। तन्वी कृशकाय उस नायिका ने। तन्वी कहने से विरह में इतने दिनों में दुबला गई थी, यह भी व्यक्त होता है। दृष्टैव दीर्घा वंदन मालिका विरचिता, आंखों से ही बंधनवार बांध दी। आंखें बोहें जो उन्होंने, उसने ऊपर देखते हुए तानी है। नील कमल की बंधनवार बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और पुष्पाणाम प्रकरः स्मितेन रचितो नौकुंद जात्यादि भी, कुंद और जाति, चमेली और कुंद के फूल नहीं सजाए स्वागत के लिए, मुस्कान के फूल बिखेर दिए। मुस्कान का रंग तो श्वेत माना गया है। अमरुख कितने सावधान कवि हैं, क्योंकि स्मित का, मुस्कान का रंग श्वेत माना गया है, इसलिए उन्होंने कुंद और जाति कहा है। थाली में कुंद और जाति के फूल नहीं सजा के ला पाई, एकदम से आ गए तो द्वार पर खड़ी हो गई। अपनी ही काया से इस तरह से स्वागत उसने किया कि मुस्कान जो छिटक गई ओठों पर, उससे ही फूल बिखर गए श्वेत कुंद और जाति के। तुलसीदास ने कहा है, जित बिलोक मृग सावक नयनी जनुतित बरिस कमल सित श्रेणी। जिधर देखती मृग शावक नयनी सीता, वहां श्वेत कमलों की कतार जैसे बिछ जाती। यह कवि समय है, कविता के कुछ अभिप्राय हैं। प्रेम का रंग श्याम होता है, हंसी का रंग सफेद होता है। एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट, अमूर्त को मूर्त, मूर्त को अमूर्त कविता की दुनिया में बनाया जाता है। नई दुनिया रची जाती है। इसी तरह से अमरुख ने यहाँ इस तरह से स्वागत करा दिया। और दत्त स्वेद मुचा पयोधर भरेण आर्घ्यम न कुंभाम बसा, पयोधर भार से जो स्वेद गिर रहा था
पसीने पसीने हो गई थी कि अब आए अब आए, कुछ चिंता में, कुछ बहुत उत्सुकता में भी। तो घड़े का जल नहीं लेकर आई, मंगल कलश में जल भर करके नहीं लाई। पसीना जो बह रहा था उसी से अर्घ्य दे दिया उसने, अपने अवयवों से, एक एक शरीर के अवयव से उसने इस तरह से मंगल रच दिया प्रिय के लिए। एक कलहांतरिता नायिका का चित्रण अमरुक ने किया है। झगड़ालू नायिका है, अच्छी नायिका होती है, सह नहीं पाती है प्रिय ने कुछ भी यदि गलत कर दिया है, झगड़ पड़ती है, कलहांतरिता है। अमरुक ने तो अद्भुत चित्र कलहांतरिता नायिकाओं के, खंडिता नायिकाओं के खींचे हैं। स्त्री की वेदना, स्त्री के मन का बिखराव, टूटना, पीड़ाएं, उनके अद्भुत चितेरे अमरुक हैं। कोपात कोमल लोल बाहुलतिका पाशेन बद्ध्वा दृढ़म नीत्वा वासनिकेतनम दयितया सायं सखीनां पुरः भूयोप्येवमिति स्खलन मृदुगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितम धन्यो हन्यत एव निह्नुति परः प्रेयान रुदत्या हसन। ऐसा जबरदस्त कंट्रास्ट दिया है पुरुष की एक तरह से निर्लज्जता, बेशर्मी, और स्त्री की पीड़ाएं। सांझ हो गई, प्रिय अन्य स्त्री के घर में ही पड़ा हुआ है। गुस्से में भर करके अब जब रहा नहीं गया तो चली गई। वो कोमल बाहुलता के पाशों में उसे बांध कर उठा करके लेकर के आई, अपने घर में वापस ले आई, पकड़ करके ले आई। अब आदमी डरते तो थे स्त्रियों से, ऐसी स्त्रियों से हमेशा डरते रहे आदमी, डरना ही चाहिए। तो जब पकड़ करके हाथ ऐसे बांध करके लेकर के चल पड़ी, दूसरी स्त्री के देखते देखते तो कुछ नहीं कर पाया है, चुपचाप चला आया। सखियां देख रही हैं, क्या तमाशा है, वो भी देख रही हैं। सखियों के सामने पिटाई उसकी वो कर रही है कि और करोगे ऐसा, और करोगे ऐसा। स्खलित मृदु वाणी से उसकी कुचेष्टा को सूचित करती हुई रो भी रही है, और वो मुंह झुकाए, मुंह छिपाए, हथेली से मुंह ढके हंसता जा रहा है। धन्यो हन्यत एष निन्नुति परः प्रेयान रुदत्या हसन। रोती हुई प्रेमिका से इस तरह से पीटा जाता हुआ, मुंह छिपाकर हंसता हुआ नायक धन्य है, उसको दोनों का प्रेम प्राप्त है। प्रेम तो इसका और भी उदग्र है, अन्य स्त्री पर भी इसका प्रेम है, उस स्त्री का भी प्रेम है, दोनों से अनुराग बना हुआ है, इसलिए धन्य है। इसकी भी मानता है, पीट रही है तो पिटता है, हंसता भी है। विचित्र स्थिति यह है, ऐसा हो सकता है। आधुनिक समय में भी ऐसा होता है, हमारे समाज में पास पड़ोस में देख लीजिए, ऐसा हो रहा है। ये चिरंतन काल से ये चला आ रहा है, यथार्थ है। अमरुक इसका बहुत मनोवैज्ञानिक गहराइयों में उतरकर चित्रित करते हैं। पद्माकर अमरुक से बहुत कुछ लेते हैं। इसका तो उन्होंने अनुवाद ही कर दिया है, तो ये बिंब प्रतिबिंब कल्प या तुल्य देही तुल्य लगभग हो जाता है। पुनः पाठ करते हैं तो आलेख्य प्रख्य सादृश्य इसको कह सकते हैं कि जैसे कोई उसके आधार पर वैसा का वैसा ही हुबहू चित्र बनाता है, चित्र वही है, थोड़ा सा रंग दूसरा भरा है। अमरुक के जो चित्र हैं उनके रंग में कुछ रंग अपना जोड़ा पद्माकर ने। धरे पी के प्राण प्यारी भुज लतनि भरे भरे, कह पद्माकर न ऐसो दोष दीजो, कह पद्माकर न ऐसो दोष कीजो, फेरी सखिन समीप यो सुनावती खरे खरे। पद्माकर कहते हैं कि ऐसा दोष और अब तो नहीं करोगे। भुजलताओं में भर के प्राण प्यारी उससे फिर पकड़ कर लाकर पूछ रही है, सखियों के सामने खरी खरी उसको सुना रही है। प्यो छप छपाते बात हंस बहरावे, तीय गदगद कंठ द्रग आसुनी झरे झरे। बात हंस हंस करके बहलाता है प्रिय, छिपाता है मुंह,
इसके आंसू द्रगों से झर रहे हैं। ऐसो धन धन्य धनी है सुऐसो जाही, फूल की छड़ी सो खरी हनति हरे हरे। या फूल की छड़ी से पिटाई उसकी कर रही है। यह तो बड़ी मीठी पिटाई है, मार नहीं पाती, इतना प्रेम और स्नेह है। तो कोई बेल लता फूलों वाली है, उसी की छड़ी से उसको होले से कुछ पीट रही है, चोट न लग जाए कहीं, यह भी ध्यान रखती है। पद्माकर ने यह रंग उसमें जोड़ा। अमरुक की कविता में तो पिटाई हो रही है, हाथ से ही हो रही है, यहाँ फूल की छड़ी पकड़ा दी गई है। अमरुक ने प्रवत्स्यत पतिका नायिका का बहुत करुण चित्र एक खींचा है। प्रवत्स्यत पतिका नायिका, जिसका कि पति प्रवास पर बस रवाना हो रहा है, जाने वाला है बाहर, चला गया है तो प्रोषित भर्तृका हो जाएगी। 8 नायिकाओं में ये 2 नायिकाएं हैं। कलहांतरिता भी एक नायिका है, खंडिता भी एक नायिका है, स्वाधीन भर्तृका भी एक नायिका है। इसमें से प्रवत्स्यत पति का, प्रवास पर जा रहा है जिसका पति, ऐसी स्त्री का, ऐसी नायिका का चित्र अमरुक खींचते हैं। बहुत भोली मुग्धा नायिका यह है। प्रहर विरतौ मध्ये वाहनस्ततोपि परेण वा, किमुत सकले याते वाहन्नि प्रियतोमिहैष्यसि, इति दिनशत प्राप्यम देशम प्रियश्च ययासतो, हरति गमनम बालालापैः सबाष्पगलज्जलैः। नायिका पूछती है नायक से, जा रहा है, कह दिया उसने कि अब जा रहा हूं, काम से जा रहा हूं मैं। पूछती है कि एक प्रहर बाद लौट आओगे, प्रहर विरतौ, मध्य वान्न, या दोपहर तक लौट आओगे, सुबह से चल दिया है। पूछती है कि एक प्रहर बाद लौट आओगे या मध्याह्न दोपहर होने तक लौट आओगे, ततोपि परेण वा, या उसके बाद शाम तक लौट आओगे। क्यों तो सकले याते वाहन्य प्रीतोमिहैष्यसि, या पूरा दिन ढल जाए तब तक आओगे, ये तो बता दो, आज के दिन कब आ जाओगे। ऐसा उससे पूछ रही है बार बार। अमरुक कहते हैं कि इति दिन शत प्राप्यम देशम प्रियश्च ययासतो, 100 दिन जहां पहुंचने में लगेंगे, ऐसे देश परदेश में व्यापार करने, काम धंधे से जा रहा है। एरोप्लेन तो है नहीं, ट्रेन तो है नहीं, पैदल जाएगा चलते चलते, 2-3 महीने लग सकते हैं। जैसे कलकत्ता पहले जाते थे 19वीं शताब्दी में, पैदल ही चले जाते थे लोग, पैदल ही दूर दूर तक तीर्थयात्री भी तीर्थ यात्रा करने चले जाते थे, सारे भारत में पैदल जाते थे। 100 दिन लगेंगे, ऐसे स्थान पर ये जा रहा है। हो सकता है कि मथुरा से हस्तिनापुर जा रहा हो या और दूर जा रहा हो। तो 100 दिन वाले गंतव्य तक जा रहा है, जाने वाला है प्रिय, और यह पूछ रही है कि आज एक प्रहर बाद आओगे, दोपहर बाद आओगे। हरति गमनम बाला आलापैः सबाष्प गलज्जलैः, उसमें भी भर्राया कंठ और आंसू उसके मुग्धा नायिका के ऐसे आ रहे हैं कि वह कहता है कि अब नहीं जा रहे, हटाओ। उसका जाना रोक देती है वह। ऐसा गमनम हरति सबाष्प गलज्जलैः आलापैः, ऐसा कहते हैं अमरुक। पद्माकर ने इसको भी ले लिया है, लगभग वैसा ही ले लिया है, इसके सारी रेखाओं को उठा लिया है, कुछ रंग उन्होंने थोड़ा भरा है। 100 दिन को मार्ग यहाँ को बेगी, मांगी विदा प्यारे पद्माकर प्रभात रात होने पर, सो सुनी प्यारी पिय गमन कराई बेको, असुनी अनाई बोली आसन सुनीते पर, बालम विदेश तुम जात हो तो जाऊ, पर सांची कही जाऊ कब ऐसो भौन रीते पर, पहर के भीतर के दोपहर के ऊपर ही, तीसरे पहर केंदो सांझ ही बीतीते पर। प्रतिबिंब कल्प सादृश्य है यहाँ, अपनी ओर से कवि ने कुछ नहीं जोड़ा है। एक और प्रवत्स्यत पतिका है अमरुक में। प्रिय के प्रवास पर चलते समय सोच लेती है कि अब तो प्राण ही छोड़ना है, क्या करना है। प्रस्थानम बलैः कृतं प्रिय सखैरस्रैरजस्रं गतं, भृत्यानक्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः, यातुं निश्चितचेतसि प्रीतमे सर्वे समं प्रस्थिताः, गंतव्ये सति जीवित प्रियसुरत सार्थः किमुत्यज्यते। कंगन खिसक चले, आंसू जो प्रिय मित्र थे वे निकलते हुए बाहर जा रहे हैं। धीरज जो टिका हुआ था वह भी अब नहीं टिक रहा, वह भी चल दिया।
और चित्त भी बाहर उत्कंठित होकर निकला जा रहा है। प्रीतम ने सोच लिया कि जाना है तो सब चल दिए। तो हे मेरे प्राण, हे मेरे जीवन, जब सब संगी तुम्हारे छोड़ करके जा रहे हैं तो तुम ही क्यों टिके हुए हो, तुम भी निकल चलो। इसकी ठीक ऐसी ही अनुकृति पद्माकर ने की है। ऊबत हो डूबत हो, डगत हो डोलत हो, बोलत न काहे प्रीति रीति न रिते चले। कहे पद्माकर त्यों उससी उसासन सो, आंसू वे ऊपर जाई आँखिन इते चले। आंधी ही के आगम लो रहत बने तो रहो, बीच ही क्यों वेरी बीद, पेच ही क्यों वेरी बंद बेदिनी बिते चले। एरे मेरे प्राण प्राण प्यारे की चला चली में, तब तो चले न अब चाहत किते चले। थोड़ा सा उलट दिया है, जब वे चले जा रहे थे तब नहीं निकल पड़े तुम, अब तुम कहाँ निकल करके जा रहे हो जब वे जा ही चुके हैं। इस प्रकार से सादृश्य गा सत्सई की गाथाओं और अमरुक की कविता के हिंदी की कविता में हम देखते हैं। यहीं तक आज का वक्तव्य रहने देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।